जैसा आपने कहा प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के बीच। प्रेमचंद यादव जो है वो स्थानीय तौर पर एक दबंग की उसकी छवि थी, कुछ रहा था जिला पर भाइयों का, यानी साधु दुबे सत्यप्रकाश दुबे का ठीक से बंटवारा भी अभी नहीं हुआ था। तो कायदे से जो मतलब जो प्रेमचंद यादव ने एक तरह से दबंगई करके डरा धमका के या कुछ लालच देके वो ज़मीन अपने नाम करवा, चंद यादव की हत्या हो जाती है और उसके बाद उसके जो समर्थक हैं उसके लोग आके पूरे परिवार को साफ कर देते हैं। थी ऐसा तो नहीं कि उसको पैसा देके प्रेमचंद यादव के ग्रुप ने पूरा मतलब मैनेज कर लिया का रूप लेता है। देखिए ये सब सस्पेंशन से कुछ नहीं होता। आपने कहा 18 लोगों को सस्पेंड कर दिया, क्या होगा? होता क्या है सरकार में कि जब भी कोई बड़ा कांड होता है, बहुत हंगामा होता है, जैसे देवरिया नरसंहार हो गया, 5 से ज़्यादा लोगों की यदि हत्या होती है तो उसको नरसंहार करके लौट जाते। जो गोरखपुर में इनका गोरक्ष पीठ है, कौन पीठ है, वहाँ पर फिर से राम भजन करते, तो खुद तो कुर्सी से चिपके हुए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी रिटायर आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर के साथ हूं और मैं बात करूंगा देवरिया कांड को लेकर के। देवरिया कांड खास करके चर्चित है और पुलिस अधिकारी है ये खास करके अंदर की बात बताएंगे कि यहाँ पे जो है यूपी में जहाँ बात की जाती है लॉ एंड ऑर्डर की, कि जब से योगी सरकार आई है तब से लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर सुधरा है, लेकिन एक ही झटके में एक ही परिवार से 5 आदमी के साथ 6 व्यक्ति की हत्या हो जाना, एक प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के परिवार से भी, और प्रेमचंद यादव की मौत पहले हत्या कर दी जाती है। तो शायद यहाँ इस बात से झुटलाया नहीं जा सकता है कि यूपी में भी लॉ एंड ऑर्डर ढीला पड़ रहा है। सर बात कर रहे हैं कि इस जो घटना हुई, एक आदमी के मौत से पहले, एक आदमी की मौत होने के बाद एक ही परिवार से 5 आदमी की मौत हो जाती है, तो शायद यहाँ पर पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो इस 5 मौत को रोक सकता था। नहीं, पुलिस प्रशासन चाहता तो 5 क्या सभी मौतों को रोक सकता था, है ना। देखिए मैं दर्शकों को बताऊँ इस पूरे कांड की पृष्ठभूमि क्या है। ये पूर्वी यूपी का ज़िला है देवरिया ज़िला, है ना। देवरिया ज़िले में एक फतेहपुर नाम का गांव है ना, रुद्रपुर कोतवाली थाना में पड़ता है, और उसी का एक टोला में विवाद चल रहा था। विवाद काफ़ी पुराना था, जैसा आपने कहा प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के बीच। प्रेमचंद यादव जो है वो स्थानीय तौर पर एक दबंग की उसकी छवि थी, कुछ रहा था जिला पार्षद वगैरह, और बहुत पुरानी ये मतलब लड़ाई थी दोनों की। और बीच में ये भी बात हुई थी कि प्रेमचंद यादव ने जो सत्यप्रकाश दुबे है उसके भाई साधु दुबे से भी कुछ ज़मीन अपने नाम करवा ली थी। ये जब मैं जहाँ तक स्टडी किया, साधु दुबे जो है प्रेमचंद को 8-9 साल पहले ज़मीन लिख के दे दिए थे, लेकिन उसी दूसरी तरफ सत्यप्रकाश दुबे सरकार को हल्फनामा देते हैं कि अवैध ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं। तो दोनों में से तो कोई एक ही बात सही होगा। उसी पर मैं आ रहा था। जो मेरी जानकारी है कि दोनों भाइयों का, यानी साधु दुबे सत्यप्रकाश दुबे का ठीक से बंटवारा भी अभी नहीं हुआ था। तो कायदे से जो मतलब जो प्रेमचंद यादव ने एक तरह से दबंगई करके डरा धमका के या कुछ लालच देके वो ज़मीन अपने नाम करवा ली थी। मतलब मोटा मोटी ये समझिए कि ये जो विवाद था ऐसा नहीं कि अचानक प्रकट हो गया था विवाद, ये कई महीने कई साल पुराना विवाद था। तो स्थानीय थाने को तो ये बात मालूम होगी ही होगी। स्थानीय थाना का क्षेत्र, किसी थाना का क्षेत्र ही कितना बड़ा रहता है, तो उसको तो मालूम होगी ही कि दोनों में ये तनाव है। लेकिन इसके बावजूद यदि स्थानीय थाना हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा और दोनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई पुलिस बहुत तरीके से कर सकती है। 107 CRPC के तहत कार्रवाई हो सकती है, और भी बहुत तरह से पुलिस के पास तो बहुत सारे मतलब है प्रिवेंटिव एक्शन लेने के तरीके। इस तरह का कुछ नहीं हुआ। और एक बात ये भी है कि देखिए प्रेमचंद यादव की हत्या हो जाती है और उसके बाद उसके जो समर्थक हैं उसके लोग आके पूरे परिवार को साफ कर देते हैं। यदि प्रेमचंद यादव की हत्या के तुरंत बाद वहाँ पुलिस पहुँच जाती, जो अभी एक्शन ले रखी है, हाँ, ये तो बाद में हो रहा है। ये तो हो गया कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब आप ये कर रहे हैं। अब क्या होगा? अब तो पोस्टमार्टम कराइए, अब तो कोई लौटेगा नहीं। तो उस समय यदि पुलिस पहुंच जाती, एक हत्या के बाद ही, मोबाइल का ज़माना है, सबके पास मोबाइल है, इतने तरह के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इतना तुरंत यदि पुलिस पहुंच जाती तो वहाँ पर पुलिस को देख के ही फिर उसके जो गुंडे हैं वो नहीं। तो इससे तो 1-2 बात मालूम होती। एक तो इस बात का भी संदेह उत्पन्न होता है कि स्थानीय पुलिस जो थी, ऐसा तो नहीं कि उसको पैसा देके प्रेमचंद यादव के ग्रुप ने पूरा मतलब मैनेज कर लिया था कि पुलिस, ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता है। जब भ्रष्टाचार रहेगा, जब मतलब इस देश में तो मैं क्या कहूँ, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर थाना ब्लॉक सब बिकाऊ ही है। भ्रष्टाचार तो यहाँ के DNA में है। तो हो सकता है कि थाना वालों को पहले ही मतलब पैसा पहुंच गया होगा और कहा गया होगा कि आप लोग थोड़ा देर से टहलते हुए आइए पोस्टमार्टम कराने के लिए, तब तक हम लोग खून खराबा करते हैं।
सबकी संभावना, सब पर विचार होना, सब पर अब जांच होनी चाहिए। चलिए सर, अब बात करते हैं, हम लोग कॉमन बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। घटना घटने के बाद 18 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री खुद निगरानी में रखे हुए हैं 18, जिसमें आला अधिकारी भी है, गजेटेड ऑफिसर जो बड़े अधिकारी हैं वो भी सस्पेंड हुए और निचले तबके के सब लोग अधिकारी सस्पेंड हुए। तो ये आपने पहले कहा कि चिड़िया चुके खेत वाली बात है। शायद ये सस्पेंशन से पहले अगर मुख्यमंत्री साहब, अगर जो एक मौत हुई उसी समय से अगर वो टाइट हो जाते, अगर वो अपने निगरानी में ले लेते, तो शायद ये 5 परिवार जो की हत्या हुई तो अलग हुई, परिवार तबाह हो गया, पूरा गांव तबाह हो गया। आज नहीं कम 10 साल तक ये तनाव रहेगा उस गांव में, उस एरिया में रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। नंबर 1। दूसरा नंबर है कि जब यादव की मौत हुई तो आप एक ब्राह्मण परिवार से और यादव से, यूपी में खास करके ब्राह्मण और यादव का क्लेश हमेशा चलते रहा है, तो इस बात को तो अंदेशा पुलिस को लग जाना चाहिए, प्रशासन को लग जाना चाहिए था। बिल्कुल, जातीय संघर्ष का रूप ले ही सकता है। यहाँ तो हमारे समाज में इतना तरह का जातीय तनाव है, सांप्रदायिक तनाव है कि कोई भी कांड जो जाति और धर्म से नहीं भी संबंधित रहता है वो तुरंत जातीय संघर्ष का रूप लेता है। देखिए, ये सब सस्पेंशन से कुछ नहीं होता। आपने कहा 18 लोगों को सस्पेंड कर दिया, क्या होगा? होता क्या है सरकार में कि जब भी कोई बड़ा कांड होता है, बहुत हंगामा होता है, जैसे देवरिया नरसंहार हो गया, 5 से ज़्यादा लोगों की यदि हत्या होती है तो उसको नरसंहार कहते हैं, है ना, इंग्लिश में जिसको मैसेकर कहते हैं। तो हमारे देवरिया नरसंहार हो गया तो पूरे हिंदुस्तान में किरकिरी हो गई, सब बुलडोजर बाबा की इज्जत नीलाम हो गई। तो अब ये लोग क्या करते हैं ना कि मतलब बलि का बकरा बनाते हैं ऑफिसर को, कर्मचारी को, किसी को बलि का बकरा। ये सरकार में एक पुराने, मतलब आज से नहीं, मुझे लगता है अंग्रेजों के ज़माने से ये एक पुराना सिस्टम है बलि का बकरा बनाने का। और बलि का बकरा भी उस तरह के अफसरों और उनके कर्मचारियों को बनाया जाता है जिनका कोई माई बाप नहीं रहता है, मतलब कोई जिनका राजनीतिक पैरवी नहीं रहती है। अब मैंने 18 लोगों के नाम नहीं देखे हैं, लेकिन हो सकता है जिस तरह से यूपी में ठाकुरवाद का नंगा नाच हो रहा है, हो सकता है वो 18 निलंबित में एक भी ठाकुर नहीं हो, वो भी निलंबन भी जाति देखकर ही किया गया हो। और यदि आदित्यनाथ में थोड़ी शर्म बाकी रहती तो उनको क्यों निलंबित कर रहे हैं? अपना इस्तीफा दे देते और गोरखपुर के मठ में चले जाते भजन करने के लिए, है ना। ये तो दिखाते हैं कि अपना भी कमी फेलियर दिखा सकते थे, नहीं दिखा सकते थे ना। एक रेल दुर्घटना हुई थी इस देश में, उसमें रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, उन्होंने तुरंत नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया था। ऐसा तो नहीं कि शास्त्री जी ट्रेन चला रहे थे, ट्रेन ड्राइवर थे, रेल मंत्री थे, है ना। वो भी एक जांच बैठा देते और 4 लोगों को निलंबित करके निकल जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि रेल मंत्री होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज भी लोग शास्त्री जी को याद करते हैं। तो यदि आदित्यनाथ इतना जो भगवा चोला धारण करते हैं, लगता है कि इनको तो माया मोह संसार सबका त्याग ही कर चुके हैं, इनमें यदि लज्जा बाकी होती तो ये इस्तीफा देके लौट जाते जो गोरखपुर में इनका गोरक्ष पीठ है, कौन पीठ है, वहाँ पर फिर से राम भजन करते। तो खुद तो कुर्सी से चिपके हुए हैं जी। अच्छा, ये यूपी में इस बात का ये इल्ज़ाम लगाया जाता है जब से योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो ठाकुरों के ऊपर, राजपूतों के ऊपर कार्रवाई कम होती, चाहे ऑफिसर हो या दबंग लोग हो। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो, जैसे अतीक अहमद के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हुई, उसी तरह से अतीक अहमद ही नहीं वहाँ पर रंगदार हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बाहुबली हैं जो अपर कास्ट से, ब्राह्मण या राजपूत कास्ट है, उनके ऊपर उस तरह कार्रवाई नहीं होती। लोग विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे हैं। तो इस बात पर संदेह किया जा सकता है क्या कि जो यादव की मौत हुई, प्रेमचंद यादव की मौत हुई, तो शायद वो यादव था, इसके वजह से उस समय तुरंत कार्रवाई, चलो मर गया। हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। जब मुख्यमंत्री ही आपका जातिवादी हो, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो आदित्यनाथ हैं वो एकदम उनका नंगा नाच ठाकुरवाद का चलता है। ये तो मतलब आप जरा सा आप देखिएगा यूपी में पुलिसिंग, हम लोग भी, मेरे भी बहुत सारे बैचमेट्स हैं यूपी में ऊंचे पदों पर पुलिस में, तो 1 मिनट में पता चल जाएगा। मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ, यूपी का बहुत बड़ा माफिया डॉन है राजा भैया, जिसको कुंडा का गुंडा भी कहते हैं। प्रतापगढ़ का है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, लेकिन वो ठाकुर है आदित्यनाथ की जाति का। आदित्यनाथ का असली नाम है अजय सिंह बिष्ट, है ना। तो अजय सिंह बिष्ट की जाति का है राजा भैया, तो इसलिए राजा भैया का घर बुलडोजर तो चलाना छोड़ दीजिए, एक मामूली एक्शन भी नहीं होता है। या दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह, ये गुंडा मवाली है, भाजपा का सांसद है केसरगंज से। ये कुश्ती संघ का अध्यक्ष था, महिला पहलवानों के साथ खुलेआम छेड़खानी करता था, लेकिन उसके यहाँ मजाल है कि यूपी पुलिस का बुलडोजर पहुंचे। और वो यूपी पुलिस, एक लोक गायिका है भोजपुरी की नेहा सिंह राठौर, उसने कह दिया कि यूपी में कावा, है ना, यूपी में कावा। तो 2 जीप में जांबाज पुलिसकर्मी बैठ के गए थे उनको नोटिस थमाने के लिए। हम लोगों ने देखा था ना, उसका तो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। 2 जीप पर उत्तर प्रदेश सरकार के जांबाज पुलिसकर्मी राइफल लेके पहुंचे थे नेहा सिंह राठौड़ को नोटिस थमाने के लिए। अरे नेहा सिंह राठौड़ कोई आतंकवादी है क्या? वो लोक गायिका है, उसने कहा यूपी में कावा जी।
आप खुद समझिए। तो कैसा धमकाने की क्या प्रवृत्ति है कि भाई आप आदित्यनाथ की कोई पोल मत खोलिए। एक अमिताभ ठाकुर है, मुझसे सीनियर आईपीएस हैं, बड़े ईमानदार आदमी, लखनऊ में रहते हैं, वो आवाज़ उठाते रहते हैं, उनके घर पुलिस चली गई, उनको इस तरह से टांग के पुलिस ले गई, लगा कि मतलब ओसामा बिन लादेन को पकड़ा जा रहा है। क्या ये मजाक है? चलिए, अब ये ऐसी बात कर रहे हैं तो एक पार्शियली बात करते हैं, पॉलिटिक्स बात करते हैं। केंद्र सरकार पर थोड़ा, केंद्र सरकार अभी अभी संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया गया ईडी के द्वारा। तो ये सरकार इन्फ्लुएंस होता है, मतलब उसको डर इस बात का है कि इस व्यक्ति के रहने से हमारी सरकार चली जाएगी, इसलिए इसको सीबीआई हो चाहे ईडी, उसके तरफ से दबाव। संजय सिंह का अरेस्ट आप ये मानते हैं कि ये पार्शियली नहीं, मतलब राजनीतिक में वो है, द्वेष है ये? 100% राजनीतिक द्वेष है। 100% क्या, 200% राजनीतिक द्वेष है। जो जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सब बिल्कुल मतलब भाजपा के मतलब इसकी तरह काम करे, शाखाओं की तरह काम करे। जिस ईडी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी की है, उस ईडी के डायरेक्टर थे, ये डायरेक्टर था संजय मिश्रा, उसको 3 बार रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार दिया गया, है ना, क्योंकि मोदी के इशारे पर वो विपक्षी दलों को परेशान करता रहता था। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये इलीगल है, अवैध है, तब जाके संजय मिश्रा की छुट्टी हुई। अब एक कोई नया डायरेक्टर ईडी का आया है तो वो भी मोदी के पालतू की तरह काम कर रहा है। अरे आपको सिर्फ भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्षी पार्टियों में ही दिखता है। और वही संजय सिंह यदि आज भाजपा में चले जाएंगे तो बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है कि इधर से गुंडे मवाली जाते हैं, उधर से प्रखर राष्ट्रवादी बन के निकलते हैं, है ना। इतना दिन तक अजीत पवार पर हल्ला होता रहा कि 70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री नहीं कहा था ना, मैंने तो नहीं कहा था ना। आज वही अजीत पवार आके इनके पाले में बैठ गए हैं तो ईडी के चार्जशीट में उसका जिक्र भी नहीं है। तो ये तो सब मतलब ये लोग तो क्या कहते हैं, खुलेआम कर रहे हैं। संजय सिंह देखिए एक मुखर राज्यसभा एमपी हैं और बहुत मतलब मैं बहुत उनका भाषण भी सुनता, अच्छे वक्ता है और अच्छे मुद्दों को उठाते हैं। तो इनको घबराहट हो गई थी कि भाई तो अडानी के मुद्दे पर मोदी को बिल्कुल बेनकाब कर देंगे, तो चलो इनको अपना किसी चीज़ में लपेट दो। और तो और अब तो देखिए पत्रकारों पर ऐसे रेड हो रहे हैं, यूएपीए लगाया जा रहा है। उर्मिलेश जैसे पत्रकार जो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, उनके घर बस किताब ही किताब है। तो आपको मतलब अडानी को टच करने की औकात नहीं है, क्योंकि गौतम अडानी तो मतलब प्रधानमंत्री का ही मालिक बना हुआ है। तो आप उर्मिलेश को पकड़िए, उसको पकड़िए, उसको पकड़िए। इस देश में क्या हो रहा है? खबर है कि संजय सिंह को छोड़ दीजिए, मनीष सिसोदिया को छोड़ दीजिए, अब आम आदमी पार्टी पे कार्रवाई होगी, मतलब कि पार्टी जो है उस पर कार्रवाई होगी। इसका मतलब पार्टी को खत्म करने की बात होगी। देखिए बात समझिए, नरेंद्र मोदी जो है ना, वो अभी बहुत घबराए हुए हैं। इनको लग रहा है कि 6 महीना के चुनाव के बाद जो चुनाव होंगे उसमें इनका बोरिया बिस्तर गोल हो सकता है। ये तो डायलॉग मारते थे कि अरे मैं तो फकीर हूँ, झोला लेके चल दूंगा। अब सच में झोला लेने का समय आ गया है। और एक जगह हरिशंकर परसाई ने लिखा है, हिंदी व्यंग्यकार ने, कि तानाशाह जो होता है वो एक डरा हुआ व्यक्ति होता है। 4 गधे भी यदि साथ घास चरते हैं ना, तो तानाशाह को लगता है कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है। तानाशाह इतना डरा हुआ व्यक्ति था। मोदी अभी एक घबराया हुआ, डरा हुआ तानाशाह है। उसको लग रहा है कि राहुल गांधी का राइज हो रहा है, विपक्षी गठबंधन बन गया है इंडिया। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की बुरी तरह हार हुई, कर्नाटक में भाजपा की हार हुई। तो मोदी अभी घबराया हुआ, और उस घबराहट, उस बौखलाहट में इसको पकड़ो उसको पकड़ो, फ्रस्ट्रेशन में। अभी देखिए लैंड फॉर जॉब्स में कल परसों तो जमानत मिल गई लालू तेजस्वी और राबड़ी को। सीबीआई उनकी जमानत का भी विरोध कर रही थी, उनको भी जेल में भेजने का। अब मान लीजिए तेजस्वी जेल चले जाते तो बिहार के डिप्टी सीएम जेल चले जाते। वो तो कोर्ट ने जमानत दे दी तब ना, नहीं तो वो भी जेल चले जाते। तो सब कोई ठिकाने लगाने का मतलब एक इन लोगों ने ये कर लिया है, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ चीज़ है। इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता है जी। नहीं चल सकता है। सर आपसे अब लास्ट सवाल करेंगे, आप इतने अच्छे पोस्ट पर हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं, कभी आपको ऐसा फ़ोन कॉल राजनीतिक पॉलिटिकल हायर पोस्ट आया कि गलत चीज़ के लिए कि पैरवी की इस व्यक्ति को छोड़ दो, ऐसा कर दो? देखिए ऐसा मेरे पास सच कहूँ तो नहीं आया। शायद इस वजह से नहीं आया क्योंकि मेरा ऐसा रेपुटेशन था कि ये आदमी गलत नहीं करेगा, तो मुझे फ़ोन करने के लिए भी लोग नहीं करते थे, है ना। मतलब ऐसा भी होता था, मुझे मालूम है कि लोग जाते थे किसी के पास कि उनको फ़ोन ज़रा कर दीजिए, तो बोलता था कि नहीं नहीं दास ना है, दास बेकाबू है, उसको हम नहीं करते, है ना। तो बहुत कुछ तो आपका रेपुटेशन पर निर्भर करता है। जब लोग समझ जाते कि आदमी उल्टा जवाब दे देगा, ये कर देगा, या फ़ोन मेरा टेप ही करके हल्ला मचा देगा, तो लोग ये सब नहीं करते। इसलिए मुझे इस तरह से तो नहीं कोई कॉल आया। ऐसा फ़ोन आपके पास नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं? बहुत होता है। हाँ बहुत होता है। खास के वो लोग जो सुनने वाले होते हैं, जो पैरवी सुनते हैं, जो दबाव में आते हैं, उनको तो दिन रात नचाया जाता है। यदि आप कठपुतली बन जाएंगे ना, तो आपको तो दिन रात नचाने वाले लोग बैठे हुए हैं।
तो पैसा के माध्यम से या पैरवी के माध्यम से जैसे भी हजार माध्यम है। साम दाम दंड भेद, चाणक्य नीति में 4 रास्ते हैं ना, साम दाम दंड भेद। तो पैसा भी हो सकता है भ्रष्ट लोगों के लिए, है ना, वो साम भी हो सकता है, वो दंड भी। में योगी आदित्यनाथ का रेपुटेशन मीडिया में बहुत अच्छा चल रहा है। आपके हिसाब से अगर 10 नंबर में बात किया जाए तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हम बात करते हैं, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी की छोड़ दी, लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर 10 में आप कितना नंबर देंगे? 0 नंबर, शून्य दूंगा। देखिए बात कि आप बोलते हैं कि देखिए आप बात समझिए, मीडिया जो है ना, खास के गोदी मीडिया और ये सब में भाजपा के दलाल सब भरे हुए हैं, है ना। ये लोग जानबूझ के एक भौकाल बनाते हैं कि अरे योगी आदित्यनाथ है, बुलडोजर बाबा, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, बना देते हैं कि एक माहौल बनाते हैं, है ना, ऐसे हो गया वैसे हो गया, क्या हो गया, है ना, क्या कर दिया उसने। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी, मैं दर्शकों को याद दिलाता तो लखीमपुर खीरी में 2-3 साल पहले किसान आंदोलन चल रहा था। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उसका बेटा आशीष मिश्रा मोनू थार की जीप चढ़ा दिया, इसमें 4-5 लोग मारे गए। हाथरस केस उसी यूपी में हुआ था, उन्नाव केस उसी यूपी में हुआ था। कितने चीज़ को मैं गिनाऊँ, बहुत सारे तो मीडिया में आते भी नहीं होंगे, बहुत सारे मीडिया में नहीं आते हैं, मैनेज होता है, मैनेज होते हैं। तो ये अमिताभ दास सर हैं, रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं। बहुत अंदर की बात होती है जो कैमरा के सामने बहुत बोला नहीं जा सकता था, लेकिन बखूबी बहुत सभी सवालों का जवाब बेधड़क से दिए। और योगी आदित्यनाथ की बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो इन्होंने 10 में से मात्र 0 नंबर दिए। आप सोच सकते हैं कि मीडिया में किस तरह से बातों को फैलाया जाता है, मीडिया में किस तरह से झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जाता है। तो आज मीडिया जो चौथा स्तंभ है, उस मीडिया के चौथे स्तंभ को बदनाम करने की कोशिश तब से शुरू हो गई है जब से मोदी सरकार आई है। अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों से अब ये खबर चल रही है जो एंटी मोदी, जो मोदी के खिलाफ खबर चल, मीडिया का काम है जो सत्ता में है उसके विपक्ष में जवाब देना, उसके सवाल करना, उसके विरोध में जवाब करना। अगर उसके पक्ष में जवाब कर रहा है तो उस मीडिया का काम खत्म हो जाता है। तो जो भी मीडिया मोदी के खिलाफ में चल रहे हैं, जो भी पत्रकार, उनके घर पर पुलिस छापेमारी कर रही है। क्यों कर रही है छापेमारी? उसको अरेस्ट करके जेल में डाल रही है। क्या उनको जवाब तलब करने का अधिकार नहीं है? अगर इस तरह की जवाब तलब चलते रहेगा तो शायद भारत, जो लोकतंत्र के नाम से जाने जाते हैं, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है, उस लोकतंत्र पे उंगली उठना लाजमी है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना।